आज भूटान के सफ़र का चौथा दिन है, लेकिन चौथे दिन बहुत सारे पॉइंट्स देखने के कारण पार्ट 4 जो है बड़ा लंबा बनता चला गया। इसलिए मैंने उसको 2 विभागों में बांटा है। तो अभी बची हुई चीज़ें जो है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ चौथे दिन की। इसमें टेकिन प्रिजर्व सेंटर है, रॉयल टेकिन प्रिजर्व। इसकी एंट्री फ़ी है 300 रुपये। ये आप उसका टिकट देख सकते हैं। ये एक प्राणी है जिसकी निर्मित चमत्कार से हुई है, ऐसा भूटान में माना जाता है। और किंवदंती है कि बुद्ध योगी द्रुक्पा कुनले ने चमत्कार करके गाय का शरीर और बकरी का सर इनको जोड़कर ये प्राणी को बनाया है। और इसे भूटान ने अपना नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर एक प्रिजर्व सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर बहुत सारे ये टेकिन जो है वो प्राणी यहाँ पर है। और बाकी भी बहुत सारे प्राणी यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें कि हिरन है, बार्किंग डियर है, याक है। बाद में पक्षियों में 2 पक्षी प्रोमिनेंटली रखे गए हैं, जिनमें हिमालयन मोनाल है और ब्लड पीजेंट है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए जो पार्क बनाया गया है, यहाँ पर इसमें एलिवेटेड ब्रिज बनाया गया है। तो हम जो ट्रैवलर्स है ये ऊपर से ब्रिज के ऊपर से चलते हैं और ये प्राणी नीचे है, तो ना ही इन्हें डिस्टर्ब होता है, ना ही देखने वालों को इनका भय होता है। तो इस तरह से ये टेकिन रिजर्व पार्क बनाया गया है। इसमें वैसा तो एक ही प्राणी है टेकिन, जिसे हम बाकी जगह नहीं देख पाते हैं। बाकी तो हिरण है और बाकी सारे प्राणी जो है वो दिखाई देते हैं। और एक चीज़ है कि जो हिमालयन मोनाल है और ब्लड पीजेंट है वो यहाँ की जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन उनको देखने के लिए सवेरे उठकर करीब 3 बजे निकलकर 5 बजे पहुँचना होता है। जैसे कि एक स्पॉट है इसमें से चेलेला पास, तो 5 बजे यदि आप वहाँ पहुँचेंगे तो इन पक्षियों को वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ रखे गए हैं। तो ये पार्क का जो एरिया है बहुत ही खूबसूरत है। इसमें बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ है, पानी है और आप खूब एंजॉय कर सकते हो। लेकिन यहाँ सभी जगह पर जो टिकट है वो 300, 500, 1000 ऐसे है। तो वो चीज़ थोड़ी अखरती है। तो अभी यहाँ पर ये हिमालयन मोनाल है शायद। अभी हमारे जोशी जी जो है चित्रीकरण में व्यस्त है। ये आप ऊंचे ऊंचे पेड़ देख सकते हैं, अलग अलग किस्म के पेड़ है। अब ये हम वापस जा रहे हैं रिजर्व टेकिन देखकर। इसके बाद में यहाँ पर हम आगे का जो पॉइंट है वो है पारोजोंग। पारोजोंग के पास में कुछ शॉप है जहाँ पर यहाँ का जो लोकल ड्रेस है वो पहनकर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। इसकी फ़ी है 300 रुपये पर व्यक्ति। तो ये हमारे जोशी जी जो है ये ड्रेस पहन रहे हैं और इसके बाद में फ़ोटो शूट होगा। ये हमारी यहाँ पर जहाँ पर हम ये ड्रेस पहन रहे थे वहाँ पर एक बड़ा सा स्टोर है
जहाँ पर लोकल चीज़ें, ये शाल है, ड्रेस मटेरियल है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। पर्सेस है लेडीज़ की, चद्दर है और सोवेनियर्स है छोटे छोटे जो आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये हमारी घरवालियाँ जो है ये अभी शॉपिंग कर रही है, रियल में शॉपिंग करती है, विंडो शॉपिंग करती है। आखिरी में पता चलेगा जब बिल देना पड़ेगा। तो यहाँ की सब चीज़ें बड़ी आर्टिस्टिक है और जो हर जगह नहीं मिलती है। इसका डिज़ाइन जो है वो सब बहुत ही डिफरेंट है। तो अभी आप भी विंडो शॉपिंग का मज़ा लीजिए। अब ये शॉपिंग के बाद में हम बाहर निकल कर थोड़ा फ़ोटो शूट किए। उसके बाद में यहाँ से चलकर सामने ही जो पारो झांग है वहाँ पर हम पारो झांग में गए और वहाँ पर भी फ़ोटो शूट किया। ये पुलिया बना हुआ है पारो झांग में जाने के लिए। ये आप पारो झांग की बिल्डिंग देख सकते हैं और इसके बगल में ही नदी है। ये इसकी एंट्री है। यहाँ पर कार पार्किंग है और यहाँ से चलकर जो पुलिया का दरवाज़ा है उसमें से चलकर आप पुलिया पे जा सकते हैं और अंदर झांग के एरिया में जा सकते हैं। लेकिन करीब करीब हर झांग में जाने के लिए 300 या 500 रुपये फ़ी है। तो इसके कारण सभी लोग सभी पॉइंट देखते हैं ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये हेवी फ़ी के कारण कुछ पॉइंट्स स्किप कर जाते हैं। जैसा कि अभी इसमें से सिंपली भूटान जो है कल देखा था, उसकी जो फ़ी है वो 1000 रुपये है। तो कई लोगों को ये चीज़ खटकती है, तो इसलिए कुछ लोग कुछ पॉइंट्स जो है स्किप कर जाते हैं। तो वैसे ही हमने भी यहाँ पर अंदर नहीं गए, हम बाहर से ही उस झांग को देखे, यहाँ पे फ़ोटो शूट किया और फिर वापस स्टोर में आकर ड्रेस वापस कर फिर से हम कार में बैठकर आगे निकल पड़े। अभी ये रास्ते में कुछ पहाड़ है पत्थर के। उसके बाद में ये एक जगह पे बाजू में नदी है, तो जो कि पिकनिक पॉइंट टाइप बनाया गया है। तो हम वहाँ रुके कुछ देर के लिए और नदी पे टहले। हम देख रहे थे कि कुछ हमें पंछियों का शूटिंग मिल जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष ऐसे पक्षी नहीं दिखे।
यहाँ पर नॉर्मली आइबिस बिल नाम का एक पंछी होता है, वो पानी में दिखता ही दिखता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें नहीं दिखा। तो हम जो पानी है, नदी है और जो नज़ारा है उसका लुत्फ़ उठाकर वहाँ से निकल पड़े। अभी हमने अगला सफ़र जो है वो पारो की ओर शुरू किया। अभी यहाँ से निकलकर हम पारो में हमारा जो गैलिंग रिसॉर्ट होटल बुक किया गया था वहाँ पर जाएंगे और रात का स्टे वही रहेगा गैलिंग रिसॉर्ट में। ये रास्ते में आप देख सकते हैं कि चावल की खेती है, कई जगह सब्जियाँ लगाई हुई है। तो जहाँ पर भी प्लेन एरिया है वहाँ पर खेती की जाती है। तो ये एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पर पेट्रोल करीब 64 रुपये या 65 रुपये लीटर से मिलता है। ये आपको रास्ते में जगह जगह नदी जो है वो आपको कंपनी देती रहेगी, या तो लेफ़्ट साइड में या तो राइट साइड में। और इसके बाद में हम आ गए पारो एयरपोर्ट के बगल में। ये राइट साइड में जो है वो पारो एयरपोर्ट का रनवे है और ये दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो लैंडिंग और टेक ऑफ है वो पहाड़ियों के बीच में से गुजरते हुए करना पड़ता है। तो इसके लिए 2 ही कंपनियां यहाँ ऑपरेट करती है और जिसके 12 से 15 पायलट ही ट्रेंड है। इसीलिए यदि आप डायरेक्टली पारो एयरपोर्ट आना चाहते हो तो इसका टिकट थोड़ा ज़्यादा है। तो पास में ही 100 या 115 किलोमीटर पर बागडोगरा एयरपोर्ट पड़ता है जो दार्जिलिंग के पास में है, जो इंडिया में है। तो वहाँ तक का टिकट कम है और वही आप यदि पारो तक टिकट निकालते हो तो बहुत ही ज़्यादा टिकट है। तो इसलिए नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि 80% पैसेंजर्स जो है बागडोगरा तक टिकट बुक करते हैं और वहाँ से फिर टैक्सी से भूटान आते हैं। आज हम ये लेफ़्ट साइड से यहाँ से गुज़र रहे हैं और ये यहाँ से क्लियर कट व्यू नहीं मिलता है एयरपोर्ट का लेफ़्ट साइड से। कल हम जो चिलेला पास जाने वाले हैं वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है वो साइड से हम जाएंगे ऊंचाई से, तो वहाँ से क्लियर कट व्यू मिलता है एयरपोर्ट का। तो अभी यहाँ से हम निकलकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं पारो की ओर और ये गैलिंग रिसॉर्ट हमारा आ गया। तो ये गैलिंग रिसॉर्ट की एंट्री है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे में बनाई गई प्रॉपर्टी है और वैसे भी सभी यहाँ की जो बिल्डिंग्स बनी हुई है उसमें जो सांस्कृतिक धरोहर इन्होंने जतन की है। तो वो जो आर्ट परंपरा है, जो दरवाज़ों के या खिड़कियों के डिज़ाइन हैं वो आपको एक जैसे ही मिलेंगे। ये अभी सामने पहाड़ी है, नीचे नदी है। तो ये जो एम्बिएंस था इसलिए मैंने इस रिसॉर्ट को सिलेक्ट किया। 2 ऑप्शंस मुझे दिए गए थे हर जगह के। थिम्पू में भी मेरा जो रिसॉर्ट था वो नदी के सामने ही मैंने चुना था। तो यहाँ पर का ये जो रिसॉर्ट है ये मुझे
एम्बियंस के हिसाब से बड़ा अच्छा लगा। और बिल्डिंग जो है वो ट्रेडिशनल वे में बनी हुई है, पुरानी संस्कृति की धरोहर कहा जा सकता है। ये लेफ्ट साइड में तो पत्थर से बनी हुई है। और इसके दरवाजे, खिड़कियाँ, इस पर की गई नक्काशी, लकड़े का काम, ये पारंपरिक पद्धति से किया गया है। यहाँ पर जो दरवाजे पे पर्दे लगते हैं वो भी ये इनके संस्कृति का एक हिस्सा है। ये आप यहाँ पर बुद्ध मूर्ति और 2 संतों के पेंटिंग्स देख सकते हो। ये एक संत इसमें से जो है वो जिसने भूटान को मूर्त स्वरूप दिया है वो संत है। अब ये सामने पहाड़ी भी देख सकते हैं आप। अभी मैं रूम की ओर चल पड़ा हूँ, तो नीचे भी कुछ रूम्स अवेलेबल थे, लेकिन मैंने फर्स्ट फ्लोर का रूम इसलिए चुना कि वहाँ से जो नज़ारा है रूम में से वो बहुत ही बढ़िया है। ये यहाँ के राजा की तस्वीर है जो कि हर जगह लगाना अनऑफिशियली कंपलसरी है, ऐसा मुझे पता चला। ये आप देख सकते हो दीवारों पर जो पेंटिंग्स है या सजावट है, और यहाँ के पर्दों का जो चलन है जो पारंपरिक पद्धति से होते हैं। तो ये अभी रूम में एंट्री किए हैं और ये आप दीवारों पे पेंटिंग्स देख सकते हो किस तरह से पेंट की गई है दीवारें। ये इनकी संस्कृति का हिस्सा है और बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। ये आप रूम के विंडो में से देख सकते हो कि सामने पूरी पहाड़ी है, नीचे नदी है, हरियाली है। रिसॉर्ट और नदी के बीच में सिर्फ एक रास्ता जाता है। तो ये अभी हम रूम टूर कर रहे हैं। बड़ी स्पेशियस रूम है, बड़ी रूम है। रूम से ज़्यादा इसे सूट कहा जाए तो प्रॉपर होगा। इसकी बड़ी बड़ी विंडोज़ है। इन विंडो में तीन साइड से विंडो है और इसमें मच्छर के लिए जाली भी लगी हुई है ताकि मच्छर ना आ सके। ये आप यहाँ से बालकनी का व्यू देख सकते हो। ये बालकनी में बैठकर चाय, कॉफ़ी या नाश्ता लिया जाता है। रूम में टीवी है, कबर्ड है सामान रखने के लिए, और सोफ़ा सेट है। यहाँ पर का जो वातावरण और टेम्परेचर है इसके हिसाब से यहाँ पर एसी नहीं है और यहाँ पर है हीटर, क्योंकि ठंडी बड़ी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ये अभी इलेक्ट्रिक किटली देख रहे हो आप। ये क्लीन टॉयलेट है, यहाँ पर टॉवेल्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये गीज़र है, हॉट वाटर गीज़र। ये स्लीपर्स रखी गई है। तो इस तरह से कमरा बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पर करीब करीब 3 बेड रखे हुए थे जो एक उठाया उसने। तो अभी ये बाहर आकर हम जो बालकनी बनी हुई है उस बालकनी में जा रहे हैं ताकि यहाँ का नज़ारा देख सके। ये आप सामने देख रहे हैं फिर से जो नदी है, पहाड़ी है, और वेदर करीब करीब क्लाउडी ही था। बादल छाए हुए थे। पर एक चीज़ अच्छी थी कि बारिश नहीं हुई और हम घूम फिर सके। तो रात को थोड़ी सी बारिश हो रही थी, पर दिन में हमें इस बारिश का कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। तो इस तरह से ऑल इन ऑल 3-4 दिन हमारे अच्छे गए। बारिश की कोई रुकावट यहाँ पर हमें महसूस नहीं हुई। तो अभी यहाँ आने के बाद में वेलकम ड्रिंक आपको दिया जाता है।
तो वेलकम ड्रिंक में हमें चाय पिलाई गई, जो कि हम अभी यहाँ पर बालकनी में बैठकर चाय का लुत्फ़ उठाएंगे। ये आप यहाँ का पारंपरिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ का आर्किटेक्चर देख सकते हैं कि किस प्रकार से लकड़े पर नक्काशी की गई है, पेंटिंग किए गए ये पर्दे हैं इनके। तो ये सब पुरानी धरोहर है जहाँ पर हमें रहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये अभी चाय का लुत्फ़ उठा रहे हैं। अब ये चाय ख़त्म करने के बाद में मैं और जोशी जी सामने जो नदी है उस पर टहलने के लिए निकल पड़ेंगे। जोशी जी तो कैमरा लटकाए हुए तैयार ही है। चाय समाप्त करने के उपरांत हम नीचे नदी पर आ पहुँचे और नदी पर टहलने का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर हम जिस हिसाब से नदी पर आए थे कि हमें कुछ पंछी मिल जाए, वाटर बर्ड्स मिल जाए, लेकिन वैसे हमें नहीं दिखे। हमें आशा थी कि यहाँ पर जो एक आइबिस बिल का नाम का पक्षी है तो वो हम देख पाएंगे, लेकिन हमें ये शाम का समय था इसलिए शायद हम उसे न देख पाए और हम यहाँ पर थोड़ा सा टहल कर फिर से रूम की ओर चल पड़े। ये थोड़ा सा चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है, आते टाइम नीचे आना पड़ता है। तो अभी हम फिर से ऊपर की ओर हमारे गैलिंग रिसोर्ट के तरफ जा रहे हैं। अभी गैलिंग रिसोर्ट में जाने के बाद में हम थोड़ी देर आराम करेंगे। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं गैलिंग रिसोर्ट का बाहर से नज़ारा। इसका एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत है। अभी रात को यहाँ पर खाना खाने के उपरांत डिनर लेने के बाद हम सोएंगे और सवेरे उठकर मैं और जोशी जी फिर से ये नदी किनारे पंछियों को देखने के लिए फिर से आएंगे। तो देखते हैं कल की हमें क्या क्या पंछी मिलते हैं और वो पक्षी अवलोकन के उपरांत हम फिर से यहाँ पर आकर ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से हम फिर निकल पड़ेंगे 9 बजे। हमारी गाड़ी बाहर ही पार्क की हुई है और हमारा ड्राइवर और गाइड दोनों भी यहीं पर है। तो वो 9 बजे फिर से आते हैं और हमें ले चलेंगे। तो कल का जो साइट सीइंग है वो कल का साइट सीइंग जो है वो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक है टाइगर्स नेस्ट और दूसरा है चेलेला पास। अब ये हम खाना खाने के लिए डिनर में के लिए आ गए हैं इनके रेस्टोरेंट में। और ये आलू की सब्जी है, ये सलाद है और ये भिंडी की सब्जी है, ये दाल फ्राई है और चावल है, ये रसगुल्ला है स्वीट में और पनीर की सब्जी भी थी यहाँ पर। तो ऑल इन ऑल खाना अच्छा था। सिर्फ बात ऐसी है कि आप जैसे भूटान में एंटर करते हो तो हर जगह आपको इंडियन कुजीन मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर इंडियन कुक्स है वहाँ पर आपको इंडियन टेस्ट मिलेंगी। यहाँ पर लोकल फील के लिए ये सब लोकल मसाले यूज़ करते हैं तो इसलिए थोड़ा टेस्ट में फ़र्क आता है। किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। तो ये तो थोड़ा सा आप रेडी रहना चाहिए कि आप जिस भी प्रदेश में जाते हो तो थोड़ा सा टेस्ट में बदलाव आएगा, तो उसे एंजॉय कीजिए। तो अभी ये खाना खाने के उपरांत हम रूम पर जाकर सोएंगे। तो ये आज का जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ आपके कमेंट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। अभी कल का वीडियो जो था बड़ा लंबा हो गया था
लिए उसे मुझे 2 पार्ट में करना पड़ा। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। तो कल हम जाएंगे छेलेला पास, जो कि बहुत हाइट पर है। उसकी कितनी हाइट है ये मैं कल जाने के बाद बताऊंगा। तो छेलेला पास में एक्चुअली कुछ पंछियों की खासियत है। हिमालयन मोनाल और ब्लड पिजन दिखते हैं। उसे देखने के लिए सवेरे 3 बजे निकल कर 5 बजे वहाँ पहुँचना होता है, तो ही वो दिखते हैं। लेकिन हम तो 9 बजे आने वाले हैं, तो शायद ही हमें वो पंछी दिखे। उसके लिए अलग से आपको ड्राइवर से बात करके जल्दी निकल कर जाना पड़ता है। तो अभी आप इस वीडियो को यदि पसंद करते हो तो मुझे कमेंट में आपकी कुछ सूचनाएं हो तो ज़रूर डालिए। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल मिलेंगे अगले पार्ट में।